गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रेट मंत्रा। ग्रेट मंत्रा आप सभी भावी शिक्षकों का स्वागत करता है। मैं शिवांगी आज यहाँ पर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियोस में हम पढ़ रहे थे कि परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में हमने जाना था। हमने कुछ संस्थाओं का अध्ययन डीपली कर लिया था। आगे बची हुई जो संस्था है उनका अध्ययन हम आज की वीडियो में करेंगे। हम उनके बारे में आज चर्चा करेंगे ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। तो देखिए, हमारा टॉपिक है आज का समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियाँ। जो हमारा समुदाय होता है, समुदाय क्या होता है? समुदाय ग्रुप, ठीक। एक समुदाय होता है वो, और विद्यालय की जो सहयोगी समितियाँ होती हैं ये किस प्रकार से शिक्षा में सहायक होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपस में चर्चा करेंगे। आज मैं आपको सबके बारे में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए, शिक्षा संस्थाएं केवल ज्ञान प्रदान करने का ही कार्य नहीं करती। जो शिक्षा संस्थाएं होती हैं, शिक्षा संस्थाएं कौन सी होती हैं? जो हमारे विद्यालय होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, ये शिक्षा संस्थाएं होती हैं जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है। तो ये जो शिक्षा संस्थाएं होती हैं ये केवल ज्ञान प्रदान करने का कार्य नहीं करती। इनसे हमें देखिए ज्ञान मिलता है, तो ये कह रहे हैं कि इनसे हमें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान नहीं मिलता है। आगे देखिए क्या कहते हैं, बल्कि वहाँ वे शिक्षार्थी जो जीवन जीने की कला भी सिखाती हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पर शिक्षार्थियों को जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती है कि वो अपना जीवन यापन किस प्रकार से कर सकते हैं, अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत कर सकते हैं। उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर परामर्श दिया जाता है, निर्देशन दिया जाता है। तो क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि जो शिक्षा संस्थाएं होती हैं, जो हमारे विद्यालय होते हैं, वो ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ हमें जीवन जीने की कला भी सिखाती हैं। आगे देखिए, शिक्षार्थियों को यहाँ पे लिखा है उन्हें मतलब किन्हें? शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को। तो उन्हें सम विषम परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने आदि का भी ज्ञान प्रदान करती हैं। अब देखिए, सम और विषम परिस्थितियाँ कौन सी होती हैं? सम परिस्थिति, सम का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। तो पॉजिटिव मतलब अच्छी परिस्थितियाँ, और विषम, विषम मतलब निगेटिव होता है, तो जो बुरी परिस्थितियाँ, मतलब जो कठिनाइयों का समय होता है, समस्याओं का समय होता है। तो सम और विषम परिस्थितियों से डट कर मुकाबला करने की जो है उसका भी ज्ञान प्रदान करती हैं कि हमें उन परेशानियों से किस प्रकार से डटकर मुकाबला करना चाहिए, समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करना चाहिए, हमें उन समस्याओं से किस प्रकार से बाहर निकलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी हमें कौन सिखाता है? समुदाय और विद्यालय की सहयोगी समितियाँ सिखाती हैं। फिर आगे क्या है कि विद्यालय में निर्देशक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये सभी को पता है कि जो विद्यालय है उसमें निर्देशक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्यों होती है? क्योंकि विद्यालय जो है वो निर्देशन देने वाली संस्था है, परामर्श देने वाली संस्था है। तो अगर वहाँ पर निर्देशक ही नहीं होगा तो निर्देशन देने का कार्य कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। तो जिससे कि विद्यालय का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए विद्यालय में निर्देशक की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आगे देखते हैं, विद्यालय में छात्र जिन कठिनाइयों एवं समस्याओं का अनुभव करता है एवं उसकी शैक्षिक प्रगति में जो आंतरिक एवं बाह्य बाधाएं हैं उनके समुचित निराकरण के लिए विद्यालय में परामर्श सेवा का विधान अवश्य होना चाहिए। क्या कहा जा रहा है कि जो विद्यालय है, विद्यालय में जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो जिन भी कठिनाइयों का या जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें उन समस्याओं का, उन कठिनाइयों का अनुभव हो रहा है, उन्हें पता चल रहा है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो उनका वो जो अनुभव कर रहा है और उनकी जो शैक्षिक प्रगति में जो आंतरिक एवं बाह्य, मतलब आंतरिक कौन सी, जो उनके अंदर इंटरनल जो बाधाएं हैं, और बाह्य बाधाएं जो वातावरण से उनके सामने बाधाएं आ रही हैं, अड़चन आ रही हैं। तो वो जो बाधाएं हैं उनके निराकरण के लिए, उनके समाधान के लिए विद्यालय में परामर्श सेवा का विधान अवश्य होना चाहिए। मतलब उन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए, जो बाधाएं आ रही हैं उनको अलग हटाने के लिए, जिससे कि वो अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सकें, उनका शिक्षण कार्य अच्छे से हो सके। तो इसके लिए विद्यालय में परामर्श सेवा, मतलब परामर्श उन्हें मिलना चाहिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि परामर्श सेवा का विधान जो है वो अवश्य होना चाहिए। आगे, सामान्यतः विद्यालय परामर्श सेवा संगठन के 3 प्रारूप माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो था कि जो विद्यालय समितियाँ होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, क्या कार्य करती हैं, क्या होना चाहिए, वो सारा यहाँ तक डिटेल में हमको बताया गया था।
आगे क्या है कि सामान्य तौर पर साधारण विद्यालय परामर्श सेवा संगठन के 3 प्रारूप माने जाते हैं। ठीक है, 3 प्रकार माने जाते हैं। कौन कौन से? पहला है रेखा संगठन। ठीक है, फर्स्ट है आपका रेखा संगठन, दूसरा है कर्मचारी संगठन और तीसरा है आपका रेखा कर्मचारी मिश्रित संगठन। ठीक है, तीनों के नाम हमने देखे ना कि तो कौन कौन से 3 प्रारूप माने जाते हैं। तो 3 प्रारूप होते हैं हमारे। पहला है आपका रेखा संगठन, दूसरा है कर्मचारी संगठन और तीसरा है रेखा कर्मचारी मिश्रित संगठन। अब चलिए इनके बारे में भी हम डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं। ये टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन बस एक शिक्षक होने के नाते, भावी शिक्षक होने के नाते, आगे आप जीवन में शिक्षक बनने जा रहे हैं, उसके लिए आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रेट मंत्रा ने आपसे कहा है कि वो आपको संपूर्ण कोर्स कराएगा। ठीक, सिर्फ आपका सिलेबस नहीं कराएगा, संपूर्ण कोर्स कराएगा। तो संपूर्ण कोर्स में ये भी इंक्लूडेड है। तो देखिए रेखा संगठन। अब रेखा संगठन में क्या है? पहला पॉइंट है कि छोटे विद्यालय के लिए उपयुक्त। ये जो रेखा संगठन होता है ये छोटे विद्यालयों के लिए उपयुक्त होता है। किस प्रकार से उपयुक्त होता है? देखिए, एक आपका विद्यालय का अधीक्षक होता है। ठीक है, विद्यालय का अधीक्षक होता है जिसके ऊपर विद्यालय की सारी जिम्मेदारी होती है। तो विद्यालय का अधीक्षक और प्रधानाचार्य एवं अध्यापक गण की महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो रेखा संगठन में होती है। रेखा संगठन के अंदर क्या होता है? पहली बात तो ये कि रेखा संगठन जो है वो छोटे विद्यालयों के लिए उपयुक्त होता है। दूसरी बात, इसमें विद्यालय अधीक्षक, प्रधानाचार्य और अध्यापक गण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखिए इसे रेखा संगठन क्यों कहा गया है? इसे रेखा संगठन इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर थर्ड पॉइंट में मेंशन है कि क्रम से कार्य का स्तरीकरण होता है। क्रम से कैसे होता है कि ऊपर से नीचे के लिए लोगों को क्रम में कार्य विभाजित किए जाते हैं। ठीक है, क्रम में कार्य बांटे जाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो जो सबसे मुख्य है वहाँ पर मुख्य व्यक्ति है, पहले उसको सारी जिम्मेदारी दी जाएगी, फिर उसके नीचे वाला जो व्यक्ति है उसको जिम्मेदारी। तो ये सारा जो है ऊपर से नीचे के क्रम में कार्यों का स्तरीकरण होता है। तो इस प्रकार से ये एक रेखा बन जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको रेखा संगठन कहा जाता है। फिर दूसरे स्तर में क्या होता है? दूसरे स्तर में प्रधानाचार्य होते हैं, फिर छात्र होते हैं। इन लोगों के कार्य जो है वो बटे हुए होते हैं, तो ये भी एक रेखा क्रम में होते हैं। तो इसीलिए इसको रेखा संगठन कहा जाता है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। दूसरा है आपका कर्मचारी संगठन। अब देखिए कर्मचारी संगठन में क्या होता है? कर्मचारी संगठन में भी एक अधीक्षक होता है, विद्यालय अधीक्षक होता है। तो विद्यालय अधीक्षक तो होता है, लेकिन यहाँ पर जो कार्य होते हैं वो शीर्ष अधिकारी को सौंपे जाते हैं। शीर्ष अधिकारी कौन हो गया? शीर्ष का मतलब क्या होता है? शीर्ष का मतलब होता है सबसे ऊपर। ठीक है, ऊपर की तरफ हमारा शीर्ष होता है ना, तो शीर्ष कार्य जो है वो शीर्ष अधिकारी को सौंपे जाते हैं, मतलब जो मुख्य अधिकारी होता है उसको सौंपे जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इस जो संगठन में है एक प्लस पॉइंट है, एक अच्छी बात है कि प्रत्येक वर्ग के कर्मचारी अपने अपने कार्यों में विशेष दक्षता प्राप्त करते हैं। मतलब यहाँ पर क्रम में कार्य बांटे जा रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर पहले जो सारे कार्य हैं वो शीर्ष अधिकारी को सौंपे गए, उसके बाद वो जो कार्य है वो उसने प्रत्येक वर्ग के कर्मचारी को बांट दिए। शीर्ष अधिकारी जो था उसने प्रत्येक वर्ग के कर्मचारी को सारे कार्य बांट दिए, जिससे कि क्या होता है? जिससे कि यहाँ पर ये फ़ायदा होता है कि जो प्रत्येक वर्ग के कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के कर्मचारी हों, तो वो सारे कर्मचारी अपने अपने कार्यों में विशेष दक्षता प्राप्त करते हैं। का मतलब क्या है? दक्षता प्राप्त करना मतलब उनको एक अच्छा अनुभव प्राप्त होता है। वो सारे उनको वो कार्य करने के लिए उनके अंदर प्रेरणा जागृत होती है, तो जिससे कि वो अपने कार्यों में संतुष्ट होते हैं, कार्यों से संतुष्ट होते हैं, उनमें सफलता प्राप्त करते हैं। तो यही इस वाले संगठन का प्लस पॉइंट होता है। तो कर्मचारी संगठन भी अच्छा माना जाता है। तीसरा आपका है रेखा कर्मचारी मिश्रित संगठन। देखिए रेखा कर्मचारी मिश्रित संगठन नाम से क्लियर हो रहा है, यहाँ पर रेखा संगठन और कर्मचारी संगठन इन दोनों का मिश्रण जो होता है वो अप्लाई किया जाता है कि थोड़ा इसमें रेखा संगठन का भी स्वरूप होता है और थोड़ा कर्मचारी संगठन का भी स्वरूप होता है। तो इस संगठन का जो प्रारूप है इसको बड़े आकार के विद्यालयों में प्रयोग किया जाता है। जो बड़े विद्यालय होते हैं ना, कि जिनमें छोटे बच्चे भी बड़े बच्चे भी हर प्रकार के बच्चा पढ़ता है, तो वो बड़े विद्यालय होते हैं। तो बड़े आकार के विद्यालय में रेखा कर्मचारी मिश्रित संगठन का प्रयोग किया जाता है।
यहाँ पर रेखा संगठन और कर्मचारी संगठन आपको अलग अलग समझा दिया मैंने। तो इन दोनों प्रकार के संगठनों का जो प्रारूप है उनका प्रयोग इस संगठन में किया जाता है। और यहाँ पर जो मेन मुख्य अधीक्षक होता है, मुख्य विद्यालय अधीक्षक होता है, उसकी सहायता के लिए, उसकी मतलब वो जो भी डिसीजन ले रहा है, जो भी निर्णय ले रहा है, वो निर्णय सही है या नहीं है या गलत है या उसको उसमें क्या सुधार करना चाहिए, तो उन सब चीज़ों की सहायता करने के लिए सहायक अधीक्षक होते हैं। ठीक है, सहायक अधीक्षक जो होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो मुख्य अधीक्षक होता है आपका विद्यालय का, उसको सहायता प्रदान करते हैं निर्णय लेने में, जिससे कि ये वाला जो संगठन है वो और भी ज़्यादा अच्छा निकल के आता है इन दोनों संगठनों से। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना सेकंड पॉइंट की सहायक अधीक्षक होते हैं। सहायक अधीक्षक जो होते हैं यहाँ पर वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सहायक अधीक्षक जो होते हैं वो पहली बात तो मुख्य अधीक्षक की सहायता करने के लिए होते हैं। और सहायक अधीक्षक 4 होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं। तो ये चारों क्या करते हैं, चारों एक ही काम करते हैं, चारों मुख्य अधीक्षक की सहायता करते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक था कि समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियाँ ये किस प्रकार से बालकों को या शिक्षकों को परामर्श देने में सहायता करती हैं। हमारा जो टॉपिक चला था परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं, तो उसके अंदर ये हमारा सब टॉपिक था कि किस प्रकार से जो विद्यालय की सहयोगी समितियाँ होती हैं और ये समुदाय होता है, ये किस प्रकार से बालकों की और शिक्षकों की सहायता करता है। तो ये टॉपिक आज हमने क्लियर किया। अब इसके बाद हमारी सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन बचे हुए हैं, उनको हम कल की वीडियो में क्लियर करेंगे। उसके बाद हमारे 1-2 टॉपिक कुछ और जा रहे हैं 1-2 दिन, फिर उसके बाद हमारे जो प्रैक्टिस सेट हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आगे की वीडियोज़ में मैं आपको CDP के प्रैक्टिस सेट्स कराने जा रही हूँ, तो आपको आगे की वीडियोस मिस नहीं करनी है। अगर आपकी वीडियो मिस हो भी गई हैं तो आपको सारी वीडियोस टॉपिक वाइज लाइन से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो अगर कोई वीडियो मिस हुई है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके यूपी टेट की जो वैकेंसी है वो आने वाली है। आपका एग्ज़ाम शायद अक्टूबर में हो जाएगा। तो आपका कोर्स यहाँ पर CDP का बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, हिंदी का कोर्स भी कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम और सब्जेक्ट्स कराने जा रहे हैं। तो आपको बेनिफिट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में छोड़िए, आंसर आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।